हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त सोनाक्षी। आज मैं जो सत्य घटना आप लोगों के लिए लेकर आई हूं वो है एक फेमस फिल्म इंडस्ट्री एक्ट्रेस प्रवीण बाबी की। प्रवीण बाबी अपने टाइम की एक ऐसी हीरोइन थी जिसकी अदा के चाहने वाले दुनिया भर में थे। लेकिन जब प्रवीण बाबी ने दुनिया को अलविदा कहा, वह इस कदर बेहद तन्हा थी कि जब उनकी डेथ हुई तो उनकी लाश को क्लेम करने भी कोई आगे नहीं आया था। इसके अलावा हम जानेंगे उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में और जानेंगे कि बोल्ड बिंदास प्रवीण बाबी की कैसे खौफ के साए में तन्हा दर्दनाक मौत हुई थी। इससे पहले दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेट करेगा आपके लिए वीडियो बनाने के लिए। दोस्तों, मैं बहुत मेहनत और रिसर्च करके हर एक वीडियो लाती हूँ ताकि आप सब लोग अपने आसपास हो रहे क्राइम से सतर्क रहें और अपना तथा अपने परिवार का भी ख्याल रखें। प्रवीण बाबी का पूरा नाम परवीन वली मोहम्मद खान बाबी था। उनका बर्थ 1949 को जूनागढ़ गुजरात में हुआ था। प्रवीण अपने माता पिता की शादी के 14 साल बाद पैदा हुई थी और वह उनकी इकलौती संतान थी। 7 साल की उम्र में ही उन्होंने अपने पिता को खो दिया था। काफ़ी कम लोगों को यह पता होगा कि फिल्मों में आने से पहले कॉलेज के दिनों में प्रवीण बाबी की एंगेजमेंट पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के पायलट जमील खान से हुई थी, जो रिश्ते में उनके दूर के कज़न थे। प्रवीण भी उसे पसंद करने लगी थी, यहाँ तक कि प्रवीण ने उसका नाम अपनी कलाई पर अपने खून से लिखा था। लेकिन 1971 में प्रवीण की मां ने यह रिश्ता तोड़ दिया और वजह थी बांग्लादेश वॉर। बांग्लादेश फॉर्मेशन के वर्क इंडिया पाकिस्तान के बिगड़ते हालात। प्रवीण की मां को डर था कि दो देशों की दुश्मनी इनकी शादीशुदा जिंदगी बिगाड़ सकती है। एंगेजमेंट टूटने की खबर प्रवीण को एक पोस्ट कार्ड से मिली जिससे वह बेहद टूट गई थी। बात है 1972 की। प्रवीण बाबी अहमदाबाद यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थी। इसी दौरान उन पर प्रसिद्ध निर्माता निर्देशक बिहारी शर्मा की नज़र पड़ी। उन दिनों वह अपनी अगली फिल्म के लिए नए चेहरे को तलाश रहे थे। जब उन्होंने प्रवीण को देखा, उस वक्त प्रवीण ने टॉप और मिनी स्कर्ट पहनी हुई थी और हाथ में था सुलगता हुआ सिगरेट। प्रवीण बाबी का वह एक लुक काफ़ी था। बिहारी शर्मा को जिसकी तलाश थी वह उन्हें मिल गई। उन्होंने अपनी फिल्म चरित्र में उनको तुरंत ही साइन कर लिया और यूँ प्रवीण बाबी ने बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत क्रिकेटर सलीम दुर्रानी के अपोजिट 1973 की फिल्म चरित्र से की। वो फिल्म तो नहीं चली, लेकिन बॉलीवुड में प्रवीण की एंट्री हो गई थी और प्रवीण के वेस्टर्न लुक ने सबको उनका दीवाना बना दिया था। उसके बाद उनकी फिल्म 31 घंटे, जिसमें डैनी भी उनके साथ थे, और यही वक्त है जब उन्होंने डैनी को अपना दिल दे दिया था और इनका रिलेशनशिप शुरू हो गया था। पहली फिल्म फ्लॉप होने के बावजूद प्रवीण बाबी ने फिर सुपरहिट फिल्मों की झड़ी सी लगा दी थी। अमिताभ बच्चन के साथ उन्होंने 1-2 नहीं तकरीबन 12 फिल्में की, जिसमें से 8 में उन दोनों की जोड़ी बनी और यह सभी फिल्में सुपर डुपर हिट थी। वक्त के साथ साथ प्रवीण और डैनी के रिश्ते में खटास आने लगी थी और दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। डैनी उस वक्त पहले से ही शादीशुदा थे। एक इंटरव्यू में डैनी ने बताया था कि अमिताभ बच्चन से प्रवीण की दोस्ती की वजह से ही प्रवीण बाबी ने उनसे ब्रेकअप कर लिया था और यही वक्त था जब कबीर बेदी ने प्रवीण बाबी की ज़िंदगी में कदम रखा। वह भी पहले से शादीशुदा थे। 1977 से 1978 तक उनका अफेयर चला और बाद में ब्रेकअप हो गया। दूसरी बार इश्क में नाकाम प्रवीण बाबी ने शराब का सहारा लेना शुरू कर दिया और इन्हीं दिनों प्रवीण को साथ मिला डायरेक्टर महेश भट्ट का। महेश भट्ट भी बाकी दोनों की तरह पहले से ही शादीशुदा थे, लेकिन महेश ने अपनी पत्नी का घर छोड़कर प्रवीण के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने का फैसला लिया। महेश भट्ट उस वक्त अपने फिल्म करियर में स्ट्रगल कर रहे थे। उनकी 4 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई थी और काफ़ी लोगों ने उन पर यह भी आरोप लगाया था कि प्रवीण के स्टारडम का सहारा लेने के लिए ही महेश भट्ट ने उनसे नज़दीकियां बढ़ाई थी। महेश भट्ट ने अपने एक इंटरव्यू में प्रवीण बाबी संग अपने रिश्ते को लेकर खुलकर बात की थी। उन्होंने बताया था कि सब कुछ सही चल रहा था और एक दिन जब वह शाम को प्रवीण के घर लौटे तो उन्होंने देखा कि प्रवीण घर के एक कोने में बैठी है, वह भी उनके फिल्मी कॉस्ट्यूम और मेकअप के साथ। हाथ में चाकू था और उन्होंने कहा कि महेश, जल्दी से दरवाज़ा बंद करके
अंदर आ जाओ, कोई मुझे मारने आ रहा है। और इस वाक्य के बाद वह समझ गए थे कि अब वह प्रवीण भाभी नहीं रही जिसे वह जानते थे, प्यार करते थे। उनके रिश्ते के अंत की वह बस एक शुरुआत थी। लेकिन महेश ने इस राज को काफ़ी दिनों तक राज ही रखा, क्योंकि महेश अच्छे से जानते थे कि उस वक्त प्रवीण भाभी की काफ़ी फिल्में आधी अधूरी थी और प्रवीण की इस बीमारी का उनकी फिल्मों पर, उनके करियर पर बुरा असर पड़ सकता है। फिर महेश भट्ट प्रवीण को साइकाइट्रिस्ट के पास ले गए। साइकाइट्रिस्ट ने कहा, प्रवीण भाभी के दिल में एक डर घर करके बैठा है। वह डर है कि उन्हें कोई मारने की कोशिश कर रहा है और वह दिन रात इस डर के साए में जी रही हैं। इस खुलासे के बाद महेश भट्ट भी डर गए थे, लेकिन वह चाहते थे कि प्रवीण भाभी का अच्छे से इलाज हो और वह ठीक हो जाए। महेश भट्ट ने पूरी कोशिश भी की थी। कुछ टाइम के बाद साइकाइट्रिस्ट ने बताया कि प्रवीण के डर की वजह है उनका पास्ट। बात है 1968 की। प्रवीण अहमदाबाद में कैथलिक स्कूल सेंट कारगिल में पढ़ती थी। उसी साल अहमदाबाद में दंगे हुए और स्कूल की नर्स ने बच्चों को बचाने के लिए सबको एक ट्रक में छुपाकर ऊपर से गद्दे रख दिए थे ताकि दंगाइयों से बचाया जा सके। उन बच्चों में प्रवीण भाभी भी थी और यह डर प्रवीण के दिलो दिमाग पर तभी से हमेशा के लिए बैठ गया कि कोई उन्हें मारने आ रहा है और कभी भी उनकी जान जा सकती है, और वह हर किसी पर शक करने लगी। पर्सनल लाइफ के ब्रेकअप, फिल्म इंडस्ट्री के कंपटीशन, सक्सेस का प्रेशर, इन जैसी कई बातों की वजह से बॉलीवुड में आने के बाद प्रवीण का डर बढ़ने लगा। जैसे जैसे प्रवीण का डर बढ़ा वैसे वैसे उनका शक भी बढ़ा। कभी उन्हें लगता कि उनके मेकअप में कोई जहर मिला रहा है ताकि उनकी खूबसूरती उनसे छीनी जाए, तो कभी उन्हें लगता था कि उनके कार में बम लगा रखा है और वह उस बम की आवाज़ सुन सकती हैं। घर के एसी की आवाज़ से भी उन्हें डर लगने लगा था। हद तो तब हुई जब वह महेश भट्ट पर भी शक करने लगी। महेश भट्ट अक्सर उनकी बीमारी की दवाइयाँ प्रवीण के खाने पीने में देते थे। प्रवीण शक के कारण पहले महेश को उसे खाने को कहती थी। महेश भट्ट ने उनकी भलाई के लिए हमेशा वह दवाइयाँ भी खुद खाई थी। बात सिर्फ यही नहीं रुकी। जब कोई जर्नलिस्ट इंटरव्यू लेने फिल्म सेट पर आता था तो उनसे भी प्रवीण अपना खाना पीना टेस्ट करने को कहती थी। अमिताभ बच्चन पर भी प्रवीण ने उनको जान से मारने का इल्ज़ाम लगाया था। उस बेबुनियाद इल्ज़ाम की माफ़ी मांगने खुद महेश भट्ट प्रवीण को लेकर अमिताभ से मिलने महबूब स्टूडियो गए थे, लेकिन कार में वापस लौटते वक्त प्रवीण को फिर दौरा पड़ा और वह चीख उठी कि कार में बम रखा है और वह उसकी साउंड सुन सकती है। उसने चिल्लाकर कार रोकने के लिए कहा और कार से उतरकर वह सड़क पर भागने लगी। महेश भट्ट ने कबीर बेदी और डैनी से जब इस बारे में बात की तो उन्होंने बताया कि उनको प्रवीण की इस बीमारी के बारे में पहले से ही पता था। डैनी ने भी उनके ट्रीटमेंट के लिए बहुत कोशिश की। कबीर बेदी ने यूके के स्पेशलिस्ट साइकाइट्रिस्ट से भी बात की, लेकिन प्रवीण कभी भी साइकाइट्रिस्ट के पास जाने के लिए तैयार नहीं होती थी। फिर अक्सर प्रवीण को शांत करने के लिए महेश उन्हें डैनी से मिलने भी ले जाया करते थे। महेश भट्ट ने अपने इंटरव्यू में आगे बताया कि साइकाइट्रिस्ट ने मुझसे कहा कि अगर आप प्रवीण को उसके पास से छुटकारा दिलवाना चाहते हो तो एक ही तरीका है कि आप उनकी ज़िंदगी से दूर हो जाइए। महेश भट्ट ने भी साइकाइट्रिस्ट की बात को मानते हुए अपने घर वापस लौटने का फैसला किया। कहते हैं कि प्रवीण भाभी इस फैसले से ऐसे टूटी कि वह महेश भट्ट को रोकने के लिए आधे कपड़ों में अपने घर से सड़क तक उनके पीछे दौड़ी और महेश ने प्रवीण को वापस उसके घर छोड़ा और समझा बुझाकर उसे अलविदा कहा। फिर एक दिन अचानक अपने कुछ दोस्तों के साथ आध्यात्मिक सफ़र, स्पिरिचुअल सुकून के लिए प्रवीण ने मुंबई छोड़ी और वह सीधा अमेरिका चली गई। 1983 में जब वह लूप के एयरपोर्ट पहुंची तो उन्होंने चेकिंग करवाने से साफ मना कर दिया और प्रवीण ने हंगामा खड़ा कर दिया। बात इतनी बड़ी कि सिक्योरिटी ने उनके दोनों हाथों और पाँवों में हथकड़ी डालकर उनको सीधा मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया, जहां कुछ दिनों तक प्रवीण का ट्रीटमेंट हुआ। अमेरिका में अपने स्पिरिचुअल गुरु के पास जाकर भी प्रवीण को स्पिरिचुअल सुकून नहीं मिला। तब प्रवीण ने वापस मुंबई लौटने का फैसला किया, लेकिन इस बीच 6 साल गुजर चुके थे और प्रवीण पूरे 6 साल बाद वापस लौटी थी। मानसिक बीमारी के अलावा प्रवीण भाभी डायबिटीज़ की वजह से मोटापे का भी शिकार हो चुकी थी। कहते हैं जब वह मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंची तो अपने नाम की तख्ती लेकर ड्राइवर का इंतज़ार कर रही थी।
तब कुछ लोग प्रवीण बाबी नाम पढ़कर उन पर हंसे थे। बहुत कम लोगों ने उन्हें वाकई पहचाना था कि प्रवीण अब वह प्रवीण बाबी नहीं रही थी। प्रवीण अब एक एक फिल्म की मोहताज हो गई थी। वापस लौटने के बाद उन्होंने एक दो ही फिल्म की। जिस प्रवीण बाबी ने अपनी खूबसूरती और अदाकारी से सारे हिंदुस्तान के दिलों में घर किया था, उसी अभिनेत्री की दुनिया अपने 4 BHK वाले घर में सिमट के रह गई थी। उन्होंने अपने घर से बाहर निकलना तक बंद कर दिया था और एक दिन 22 जनवरी 2005 को उनके पड़ोसियों ने देखा कि प्रवीण के दरवाजे के बाहर 2 दिन से न्यूज़पेपर और दूध की थैलियाँ पड़ी हैं। तो उन्होंने बेल बजाई। जब अंदर से कोई जवाब नहीं मिला तो किसी अनहोनी के शक से उन्होंने पुलिस को बुला लिया। एक सिक्योरिटी गार्ड से दूसरी चाबी लेकर जब पुलिस घर के अंदर दाखिल हुई तो जो मंजर उन्होंने देखा वह बेहद खौफनाक था। घर में काफ़ी चीज़ें यहाँ वहाँ बिखरी पड़ी थी। शराब और सिगरेट के पैकेट जगह जगह बिखरे हुए थे। उनकी दवाइयाँ, 2 जोड़े कपड़े, कुछ पेंटिंग्स और एक व्हीलचेयर, और उसी व्हीलचेयर के पास प्रवीण बाबी की ठंडी लाश पड़ी थी। प्रवीण बाबी की ऐसी रहस्यमयी दर्दनाक मौत से सारे देश में हड़कंप मच गया। हर कोई जानना चाहता था कि उनकी मौत कैसे हुई। मुंबई पुलिस ने भी इन्वेस्टिगेशन में कोई कसर नहीं छोड़ी। प्रवीण से जुड़े हर एक सेलिब्रिटी से पूछताछ की और प्रवीण की मेड से पूछताछ में उसने कहा कि वह 4 दिन पहले घर आई थी। तब प्रवीण ने उसे डांटकर भला बुरा कहकर जाने के लिए कहा था और वह अक्सर खाना बाहर से ऑर्डर करती थी। पोस्टमार्टम में मौत की वजह का जो खुलासा हुआ वह यह था कि प्रवीण के बाएं पैर में डायबिटीज़ की वजह से जो घाव हुआ था उसी की वजह से उसका मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हुआ था। लीवर, किडनी सब फेल हो चुके थे, जिसकी वजह से प्रवीण की मौत हुई। उनके पेट में शराब और दवाइयों के जो अंश मिले वह 3 दिन पहले के थे, यानी आखिरी के 3 दिनों में प्रवीण ने ना तो दवाई ली थी और ना ही कुछ खाया था। प्रवीण की आखिरी ख्वाहिश थी कि उनको कैथोलिक रीति रिवाज के साथ दफनाया जाए, इसलिए मरने से पहले उन्होंने अपना रिलीजन चेंज कर लिया था। लेकिन प्रवीण के घर वालों ने उनकी आखिरी ख्वाहिश के खिलाफ जाकर प्रवीण को सांता क्रूज में उनकी मां के बगल वाली कब्र में मुस्लिम रीति रिवाज से दफनाया। जिन रिश्तेदारों ने प्रवीण बाबी को उनके जीते जी अनदेखा किया था वही लोग उनकी मौत के बाद उनके जायदाद की वारिस बनकर सामने आए और उन्होंने प्रवीण की वसीयत को भी अदालत में 2005 में चुनौती दी। जुहू में एक सी फेसिंग 4 BHK फ्लैट था। जूनागढ़ में एक बड़ी हवेली थी और 20 लाख रुपयों के बैंक डिपॉजिट थे। 2016 में बम्बई हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि प्रवीण बाबी की वसीयत असली है और उनकी आखिरी इच्छा को मद्देनज़र रखते हुए प्रवीण की प्रॉपर्टी के 80% अमाउंट से एक ट्रस्ट बनाया जाए, जिसका इस्तेमाल बाबी कम्युनिटी की बेसहारा अंडर प्रिविलेज बच्चों और औरतों की भलाई के लिए किया जाए। और इस ट्रस्ट के ट्रस्टी होंगे प्रवीण के 82 साल के चाचा मुराद खान, जिनके नाम पर प्रवीण ने अपनी बाकी बची प्रॉपर्टी का 20% हिस्सा लिखा था। उनके चाचा मुराद खान ने कोर्ट के फैसले पर खुशी जताते हुए यह कहा था कि प्रवीण मेरे बहुत करीब थी, मेरे हाथों पली बड़ी हुई और ये 11 साल की कानूनी लड़ाई मैंने प्रवीण के प्रॉपर्टी के लिए नहीं बल्कि उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए लड़ी है, ताकि प्रवीण हमेशा के लिए हमारे बीच जिंदा रहे। आज भी प्रवीण बाबी का वो ट्रस्ट एक्टिव है। प्रवीण बाबी ना सिर्फ उनके फिल्मों से बल्कि उस ट्रस्ट के माध्यम से भी हमारे बीच आज भी जिंदा हैं और हमेशा रहेंगी। दोस्तों, आपको कैसी लगी प्रवीण बाबी की बायोग्राफी, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और आपने अगर अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी मेहनत और रिसर्च को व्यर्थ ना जाने दें और प्लीज़ बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हमारी नई वीडियो आते ही आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों, अब जल्दी ही मिलते हैं एक और नई सत्य घटना के साथ।